हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। 2 पार्ट में है वीडियो, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपको बिजनेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो समझने के लिए पहला पार्ट आपको देखना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीका हो सकता है आप उसमें इंडल्ज होने का। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी कार्य जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने का काम कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, अगर अब बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। आप कुछ अगर आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाना जहाँ पे व्यक्तियों का संचालन अच्छे से किया जा सके, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना, सेल्स डिपार्टमेंट बनाना। तो ये सब, ये जितने भी चैनल हैं ये अच्छे से मूव ऑन कर सके, इनका चैनलाइजेशन बहुत अच्छा हो सके। तो इसके लिए क्या काम, इसके लिए कौन सा काम करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो बिजनेस एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए एक अरेंजमेंट की जरूरत है। वो क्या करेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? इन चीजों को ऑर्गेनाइज करके आपके बिजनेस के एंड गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, वहां पे क्या काम होता है, ये हमने समझा। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ओनरशिप के बेसिस पे हम बिजनेस को डिवाइड, अगर बहुत सारे एक बिजनेस को संचालित करने के लिए, एक बिजनेस को रन आउट करने के लिए बहुत या 2 लोगों की जरूरत है, कितने लोग, कितने मालिक होंगे उस बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, वो ओनरशिप आपका बताता है। अलग अलग बेसिस पे हम अलग अलग बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए कैटेगराइज करते हैं। ठीक, तो देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, पब्लिक एंटरप्राइज होती है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज होती है। आप ये डायग्राम या फ्लो चार्ट जो है आप ये अपने कॉपी में नोट करेंगे, बस ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछे, अगर आप प्राइवेट एंटरप्राइज का फीचर जानते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फीचर वहां से लिख सकते हैं। इसका प्राइवेट एंटरप्राइज का मेरिट डिमेरिट जानते हैं तो आप मेरिट डिमेरिट लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज होती है बेटा जिसका जो ओनरशिप होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, दैट इज प्राइवेट। जहाँ पे जिस भी बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, जिस भी बिजनेस में गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करती है तो वो बिजनेस प्राइवेट बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइवेट बिजनेस जहाँ पे इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट की वो नील होती है, दैट इज प्राइवेट एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज जहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है बिजनेस का वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, दैट इज पब्लिक एंटरप्राइज। और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज जो होते हैं बेटा वो दोनों का मिक्सचर होते हैं, कुछ पोर्शन प्राइवेट कंपनियां अक्वायर कर रही होती है, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा होता है, तो ये जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज आते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे हमने बांटा है। इस बेसिस पे बांटा है बेटा, ओनरशिप के बेसिस पे बांटा हमने इसको। अब बात करते हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर की ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन। कौन ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करता है बेटा? तो प्राइवेट पर्सन ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इन दोनों मिलकर के प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं। ठीक है, ये इसका कंटिन्यूएशन है बेटा। टाइप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस कितने तरह? सबसे पहले आता है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होती है, ये नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के अंतर्गत आती है। और कॉर्पोरेट फॉर्म के अंतर्गत आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी और नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। अगर नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म की बात करें तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होता है? ऐसी एंटिटीज होती हैं बेटा जो लीगली रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। क्या होती हैं? नॉट लीगली रजिस्टर्ड, नॉट लीगली रजिस्टर्ड। ओके,
ये लीगली रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। जनरली इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, और इनके पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन जो कॉर्पोरेट फॉर्म होते हैं बेटा, ये रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और ये इसको क्या होते हैं कि ये रजिस्टर्ड होते हैं, एंड ओनरशिप जो होती है वो सेपरेट होती है, ठीक। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं कि आपके नॉन जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड कॉर्पोरेट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कॉर्पोरेटिव फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि लॉ के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। ये नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट मोटिव के लिए भी होते हैं, लेकिन ये इनका वो कॉर्पोरेटिव फॉर्म क्या होते हैं बेटा, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। इनका लीगल लायबिलिटी होती है, उनके जो ओनर्स होते हैं वो बिजनेस से सेपरेट होते हैं, एंड लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके। जैसे नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के लिए कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है कि आप रजिस्टर इसको करें, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। अनलिमिटेड जो पार्टनर्स होते हैं या जो भी ओनर होता है उसके ऊपर लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस में कभी लॉस होता है या बिजनेस आपका लॉस में चल रहा है, और आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिससे आपने उधार लिए हैं, बैंक लोन लिया है, और आपके जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी हैं आपकी, जब भी बिजनेस डिसॉल्व होगा तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज को यूज किया जाएगा उनका पे ऑफ करने के लिए। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि ये लीगली रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन लागू होता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट फॉर्म होते हैं बेटा, ये लीगली रजिस्टर्ड किए जाते हैं। ये जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जितने भी ये कोऑपरेटिव फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोसाइटीज होती हैं, एक बनाई जाती है तो वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, ठीक। तो ये लिमिटेड लायबिलिटीज होती है पार्टनर की। ओनर जो होता है वो सेपरेट होता है। सेपरेट ओनरशिप का मतलब क्या है बेटा, कि एक अगर डेथ हो गया किसी एक पार्टनर का या एक जो भी उसमें ओनर है, तो उसके वो जो संस्था है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो इसका परपेचुअल सक्सेशन भी एक फीचर निकल के आ गया कि मतलब वो चलती रहती है। ये कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म्स दो पार्ट में प्राइवेट एंटरप्राइज को हम डिवाइड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव में आपके आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज आती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का अर्थ यहाँ से कंपनी से है, ओके। और यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक। अब हम एक एक करके सबका फीचर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज में क्या आती है बेटा। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आती हैं, स्टेटरी कॉर्पोरेशन आते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज आती है। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। यहाँ पे इस चार्ट से आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज का यहाँ पे फीचर लिख दिया है, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट पर्सन, पब्लिक का कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी का प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। इसको क्लियरली यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म एंड कॉर्पोरेट फॉर्म। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में अभी जैसे हमने ऊपर बात किया, सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, पार्टनरशिप आ गया, एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आ गई। कॉर्पोरेट फॉर्म में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी आती है, ठीक है। पब्लिक की बात करें तो इसमें आता है पब्लिक में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक। तो सबसे पहले हम प्राइवेट प्राइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइज के में हम शुरुआत करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से आपका, ओके। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, सोल का मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है। अकेला व्यक्ति। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक अकेला व्यक्ति, ठीक है, जो कि अपना बिजनेस खुद वह उसका मालिक है, खुद उसका संचालन करता है, उसको रन करता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल, ठीक। सोल मतलब होता ही है अकेला, आप जैसे नाम से क्लैरिफाई है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जिसमें ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल। एक ऐसी संस्था है जिसको ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है बेटा, तो इंडिविजुअल करता है। एक व्यक्ति के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। Who is, और यही व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बियरिंग ऑल द रिस्क एंड रिसीविंग ऑल द प्रॉफिट। जितना भी आपने बिजनेस किया, कोई आपका हिस्सेदार उसमें नहीं है, आप अकेले उस बिजनेस के मालिक हैं, और आज जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसी व्यक्ति को जाएगा, और जितना भी लॉस होगा वही व्यक्ति बियर करेगा, ठीक। तो आप समझ में आ गए कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ऐसी संस्था that is owned, managed and controlled by the individual and all the profit and risk are shared by him only, ठीक है।
अब सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि फीचर क्या है बेटा। फीचर मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आप इसे लगा सकते हैं, अब अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो सोल आप पकड़ लीजिए, एक वर्ड को आप पकड़िए सोल। अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति जब होगा तो वो क्या करेगा, लिमिटेड कैपिटल लगा सकता है। एक अकेले व्यक्ति के पास कैपिटल कितना होगा, पैसे तो ज्यादा नहीं होंगे, तो वो लिमिटेड कैपिटल लगा सकता है। एक आपने फीचर ये निकाल लिया। दूसरा क्या है, उसके पास लिमिटेड स्किल्स होंगी। बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 10 लोगों के पास 10 तरीके की मास्टरी होगी। लेकिन एक व्यक्ति एक ही या दो फील्ड में अच्छा हो सकता है, तो उसके पास लिमिटेड क्या होगी, रिसोर्सेस भी होंगी। रिसोर्सेस मतलब संसाधन उतने उपलब्ध नहीं है उसके पास, ठीक है। लिमिटेड उसके पास कैपिटल होगी यूज करने के लिए, उसके बाद लिमिटेड स्किल्स होंगी, ठीक। उसके जितने भी लॉस है वो खुद ही अकेले बियर करेगा, तो रिस्क बहुत ज्यादा इसमें है। उसके बाद लाइबिलिटी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है, अगर उसको लॉस हुआ तो अगर जो भी क्रेडिटर आएगा जिसने उसको पैसे दिए हैं तो वो किसी और को पकड़ने नहीं जाएगा ना, उसी व्यक्ति को पकड़ेगा, ठीक है। तो इसका आपने बहुत सारे फीचर्स तो ऐसे ही डिराइव कर लिए इन चीजों से। आप बिजनेस स्टडीज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक वर्ड को पकड़िए और उसका अर्थ समझिए पहले, और उसके मेरिट और डिमेरिट आप आराम से उस वर्ड से निकाल के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फीचर में बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैन एस्टेब्लिश एंड क्लोज बिजनेस विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। ये इसका एक मेरिट हो गया। आप इसको एक मेरिट में भी लिख सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कैसे कर सकता है, जब उसका मन करेगा वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और जब भी मन करेगा उसको बिजनेस को क्लोज कर सकता है बिना कोई लीगल फॉर्मेलिटी के। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो लीगल रजिस्टर्ड करे अपने, सो इट कैन एस्टेब्लिश एंड क्लोज द बिजनेस विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज और ऑब्लिगेशंस। ओके, देन लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलिमिटेड। आप फीचर्स में मेरिट डिमेरिट दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जैसे कि ए है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 10 महीने बाद आग लग गई, ओके। और इसने बहुत सारा कर्जा जो है वो बी से ले रखा था, बी से मान लो कि 10 लाख रुपए ले रखे थे, ठीक। बिजनेस से आग लग गई और जो कुछ सामान बचा वो इसने 5 लाख का क्या किया बेटा, बेचा है, ठीक है। तो 5 लाख इसने रिकवर कर लिए पैसे। लेकिन 10 लाख का सामान 5 लाख में बिका, तो 5 लाख का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये बिजनेस से तो कुछ रिकवर कर नहीं पाएगा, तो ये कहाँ से लाएगा, अपने घर से लाएगा। कहाँ से लाएगा बेटा, घर से फिलअप करेगा। घर में इसका जितना सामान है उसको बेचा जाएगा, नहीं है तो घर बेचा जाएगा, घर भी चला गया तो गहने बेचे जाएंगे, कहीं से भी देगा, लेकिन ये देगा, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक। तीसरा फीचर है सोल ओनर। सोल प्रोप्राइटर बियर ऑल द रिस्क एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट। अकेला है तो वो सारे रिस्क भी बियर करेगा, सारे प्रॉफिट भी खुद ही लेगा। जितने भी डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी, जो डिसीजन फेसिबल डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, क्योंकि इसको किसी से 10 लोगों की सहमति नहीं लेनी पड़ती है, 10 लोगों का राय नहीं लेना पड़ता है इनको। ऑल द डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द ओनर, ठीक है। तो जैसे एक व्यक्ति जितना सारा डिसीजन खुद लेगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, उसका जो उसका डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्ट होगा, काम जो है वो बहुत फास्ट होगा, वो तुरंत डिसीजन लेगा, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि हम डिसीजन मेक करते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, बिकॉज इट हैज टू गो थ्रू अ वेरियस स्टेजेस इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप only it is run by a single person, so decision is also taken by him only, okay. So it is quickly implemented in the organization. Then next is owner and businesses have no separate entity and are considered one in the eye of law. Okay. बिजनेस एंड ओनर इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, तो आप की पॉइंट पकड़ेंगे, नो सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक। नो सेपरेट एंटिटी मतलब क्या है बेटा, ये जो बिजनेस है वो क्या है, अलग है। बिजनेस और ओनर क्या है, एक ही माने जाते हैं, अलग अलग नहीं माने जाते। जब आप लीगली रजिस्टर्ड होंगे तब बिजनेस ओनर से अलग माना जाएगा, अदरवाइज वो एक ही माने जाते हैं, ठीक। एंड इवन इन केस ऑफ लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी द बिजनेस कैन कंटिन्यू अंटिल द ओनर्स वांट। मतलब क्या है कि लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इसमें बिजनेस को आप बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब जब तक ओनर जिंदा है और वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर ओनर की डेथ हो जाती है इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो आप उस बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकते। ये तो इसके फीचर्स हो गया। फीचर्स से आप मेरे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आराम से निकाल सकते हो, अगर आपको की पॉइंट याद है तो। की पॉइंट क्या है मतलब बेटा,
कि विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज इज द की पॉइंट। उसके बाद आता है कि अनलिमिटेड, जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। सोलर जो सोल ओनर है यहाँ पे, और जितने भी ऑल द रिस्क एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट, जो सोल ओनर है वो सारे रिस्क एंड प्रॉफिट बेयर करेगा। Decisions are taken and implemented by the owner. Owner and a business have no separate entity. ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं? तो सोल प्रोप्राइटरशिप के जो पहला एडवांटेज है कि इसमें क्या होता है कि प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। एक व्यक्ति जब अकेला है तो उसके डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी डिसीजन है उसको क्विक डिसीजन खुद से लेना है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, जल्दी। क्या होता है बेटा, जल्दी डिसीजन वो बना सकता है। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द ओनर, जितने भी डिसीजन है वो कौन लेता है बेटा, ओनर। एक फीचर हो गया प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है। उसके बाद आता है कि बीइंग सोल ओनर इट इज इजी टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन होती है, मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी। दूसरा आपका की पॉइंट हो गया, मतलब एक ही व्यक्ति है तो उसको अपने जितने भी बिजनेस के डिटेल्स हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं करने पड़ते हैं। तो वो क्या करता है बेटा, उसकी जितनी भी सीक्रेसी, उसका कोई जितना भी न्यू आइडिया है या जैसे भी वो बिजनेस कैरिड आउट करना चाहते हैं तो वो किसी और को नहीं बताता है, उसको और के साथ शेयर नहीं करता है, तो उसको लीक होने का, प्राइवेट इंफॉर्मेशन डर नहीं होता है। तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है बिजनेस में। देन आता है द ओनर एंजॉय ऑल द प्रॉफिट। जो ओनर होता है वो सारे प्रॉफिट उसी के होते हैं। नो वन टू शेयर प्रॉफिट, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। जितना वो प्रॉफिट अगर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा तो अगर उसको लॉस होगा या रिस्क होगा तो भी वो कोई उसके साथ शेयर नहीं करेगा। कोई नहीं होता उसको शेयर करने का, तो उस रिस्क भी उसको बेयर सेल्फ करना पड़ता है। सेल्फ रिस्क बियरिंग। सक्सेस ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द ओनर एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। अगर बिजनेस उसका बहुत अच्छा चला तो वो एक अचीवमेंट, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है बेटा, वो बहुत मोटिवेटेड फील करेगा। देन आता है नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा आपको माथा पेची नहीं करनी होती सोल प्रोप्राइटरशिप के। अगर आप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, आप उसके अकेले मालिक हैं, तो आपको बहुत माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी नहीं होती है, आप आराम से उसको जब चाहे खोल सकते हैं, जब चाहे आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो इजी टू स्टार्ट एंड एंड द बिजनेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है कि एक अकेला व्यक्ति है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि एक आप निकालिए सोल, आपने एक वर्ड पकड़ा है ना, तो अब अकेला आदमी है तो उसके पास रिसोर्सेस भी लिमिटेड होंगी। ठीक है, बिजनेस कैन बी फंडेड फ्रॉम ओनर सेविंग और मनी बोरोड फ्रॉम हिम, फ्रॉम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक व्यक्ति कितना ज्यादा पैसे या फंड का अरेंजमेंट कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक, उसके बाद आता है कि तो लिमिटेड रिसोर्सेस एक लायबिलिटी है या डिसएडवांटेज है। दैट आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कंटिन्यू डिपेंड ऑन द ओनर्स हेल्थ एंड स्टेट ऑफ माइंड। बिजनेस कैसा चलेगा, वो जो उसका ओनर है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस वक्त, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। वो कितना स्वस्थ है, वो कितने अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो कितने अच्छे तरीके से रिस्क को बियर कर सकता है, कितना रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर सकता है। ये जितने भी ओनर का जो बिजनेस एफिशिएंसी जो है ना, वो ओनर्स एफिशिएंसी पे क्या होती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी ओनर की एफिशिएंसी पे। ठीक है, बिजनेस कितना अच्छा रन करेगा, कितना कंटिन्यू करेगा, कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इट डिपेंड्स अपॉन द ओनर्स एफिशिएंसी। अब बिजनेस फेल्स टू रिबेट द सोल प्रोप्राइटर पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल द रिस्क, रिस्क बियरिंग, जितना भी रिस्क होता है कौन बियर करता है बेटा, ओनर बियर। एक डिमेरिट ही हो गया या डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद आता है कि वन पर्सन में नॉट पोजेस द एबिलिटी टू मैनेज ऑल द फंक्शंस। तो वन पर्सन जो होता है वो सारी एबिलिटी एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो सोचने में भी अच्छा है, उसका क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी अच्छा हो गया, वो सेल्स में भी अच्छा हो गया, वो मार्केटिंग में भी अच्छा हो गया। तो ये नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के लिमिटेड क्या होते हैं, लिमिटेड स्किल्स होते हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। तो वन पर्सन कैन नॉट possess all the abilities to manage all the business function. ओके, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेटे क्या होता है, घरेलू बिजनेस। घर का जो व्यापार होता है, जो खानदानी व्यापार आप कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, घरेलू बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये एक हिंदू लॉ है बेटा, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है
ओन्ड एंड कौन उन्होंने मैनेज करता है उनको? तो मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली with the possibilities of 3 successive generation as a member of the business. ठीक है, 3 successive generation का मतलब क्या है? आपके परदादा, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर, आपके दादा ग्रैंडफादर और आपके पापा, ठीक है, फादर। ये क्या होता है? ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसको माना जाएगा? कि आपके परदादा ने शुरू किया, आपके दादा ने भी कैरिड आउट किया, आपके फादर ने भी कैरिड आउट किया, आप भी कहीं कैरिड आउट करो। तो ये क्या होता है बेटा? ये फैमिली बिजनेस ट्रांसफर ऑन होती रहती है, मतलब कर्ता बदलता है इसमें। कर्ता कौन होता है बेटा? तो इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो एल्डेस्ट हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, मेल ना फीमेल, कौन होता है? मेल। वो क्या होता है? कर्ता। वही इसका क्या होता है? संचालक होता है, वही इसको रन करता है, वही हेड होता है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर जान लेते हैं। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसको के तहत ये आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, ऐसी अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके पास पुरखों की प्रॉपर्टी है, वो अपना फैमिली बिजनेस कैरिड आउट करते हुए आ रहे हैं, उनपे लागू होती है। और कब ये बन सकती है? आप कब एक अपने आप को रजिस्टर कराएंगे एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? जब आपके पास कम से कम 2 मेंबर रहे फैमिली में, ठीक, और आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, मतलब आपके दादा परदादा की जमीन जायदाद हो आपके पास, तो उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस माना जाता है। लेकिन पॉसिबल कितने कम से मतलब जनरली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितने जनरेशन का रहना जरूरी है? 3 मिनिमम। क्या होता है? 3, उससे ज्यादा हो सकता है। कर्ता जो होता है बेटा, ये हेड ऑफ द फैमिली होता है। कौन होता है? हेड ऑफ द बिजनेस। ही कंट्रोल करता है, ठीक है, ये कंट्रोलर होता है। कर्ता जो है ये कंट्रोलर होता है। और इसकी जो लाइबिलिटी होती है, आप कर्ता जो है, कर्ता का फीचर लिखेंगे तो ये होता है एल्डर मोस्ट मेंबर, पहला हो गया। दूसरा हो गया बेटा कि इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बाकी जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है, अप टू देयर शेयर्स इन द बिजनेस प्रॉपर्टी। बिजनेस में जितना भी उनका हिस्सा है वहीं तक उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। लेकिन जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको लॉस हुआ फ्यूचर में, अगर आपको फ्यूचर में लॉस हो जाता है तो आपकी जो हिस्सा है वो कहाँ, अगर आपका बिजनेस में 10 रुपए का हिस्सा है तो आप कहाँ तक लॉस बियर करेंगे बेटा? 10 रुपए तक, ठीक। अगर आप, लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है कि अगर आपको 1000 का लॉस हो गया, ठीक है, आपके फैमिली में 5 मेंबर है, सबके क्या है? 100 के 5 मेंबर है, ठीक। इनके पास भी 100 है, इनके पास भी 100 शेयर्स है, इनके पास भी 100 शेयर्स है, टोटल 1000 शेयर का वो है, ठीक है, कंपनी में। तो ये 100 5 लोगों के पास है, तो ये 500 शेयर तक ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इस शेयर में से। लेकिन बाकी जो 500 बचता है इसमें, ये किसका लाइबिलिटी हो जाता है बेटा? जो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, उसकी लाइबिलिटी होता है, हो जाती है। तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बात याद रखेंगे। करता है, करता हैज द राइट टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, मतलब सारा कंट्रोल जो है कर्ता के पास रहता है। बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू आप कर सकते हैं, लेकिन सभी फैमिली मेंबर का कंसेंट इसमें आवश्यक होता है। द कंसेंट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स आर नीडेड। देन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बाय बर्थ। इसमें क्या होता है? मेंबरशिप, जन्म लेते ही आप उस बिजनेस के हिस्सेदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हिस्सेदार हो जाते हैं। मेंबरशिप इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बाय बर्थ, ठीक। तो इसका फीचर हो गया कि एटलीस्ट बिजनेस इसको फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैविंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो बन सकते हैं। बिजनेस ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कितने? कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। उसके बाद आता है कर्ता जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है। और जितने बिजनेस डिसकंटिन्यू आप कर सकते हैं एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली। एंड जो मेंबरशिप इसमें मिलती है वो बाय बर्थ मिल जाती है, आपको अलग से मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। कर्ता के बेटा पूरा कंट्रोल होता है, कर्ता के पास क्या होता है? पूरा कंट्रोल होता है, तो वो डिसीजन मेकर होता है इन दिस बिजनेस। सो डिसीजन मेकिंग इंश्योर होता है। कर्ता एज अ कर्ता हैज होल कंट्रोल ऑन डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, नहीं इफेक्टिव नहीं कह सकते हैं, माफ कीजिए। कर्ता जो होता है वो डिसीजन मेकर होता है,
तो जो डिसीजन मेकिंग होती है बेटा वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारा डिसीजन सोल वो खुद लेता है अकेले, तो करता है कंप्लीट कंट्रोल ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज, सो डिसीजन मेकिंग इज इंश्योर्ड। देन आता है बिजनेस कंटिन्यू टिल ऑल द मेंबर विश टू कंटिन्यू, बिजनेस आप जब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तक आप करिए। एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एल्डर मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कर्ता, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, कर्ता मैंने कर्ता का क्या फीचर दिखवाया, एल्डर मोस्ट इन द फैमिली, ठीक है। अगर कर्ता किसी बस उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप कौन उसका मेंबर कौन अगला कर्ता कौन बनता है, तो वो खुद ही ट्रांसफर हो जाता है, कंट्रोल जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली को। ओके, फिर आता है क्या कि ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली एंजॉय, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करते हैं एक्सेप्ट करता, ठीक। And all the work is done with the common objective of growth as a family member, have a sense of belongingness and loyalty. तो यहाँ पे आपको बेटा लॉयल्टी एंड बिलोंगिंगनेस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे घर के ही मेंबर्स होते हैं तो वो जनरली अपने ग्रोथ के लिए ही काम करते हैं, ठीक। उनमें ऐसा नहीं लालच आ जाए या फिर जो भी है वो एज अ सोल फैमिली दे हैव टू वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी देखने को आपको मिलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ठीक है। कोई भी अपने फैमिली का लॉस नहीं कराना चाहते हैं, तो वो पूरे फुल फ्लेज के साथ काम करते हैं अपना। लेकिन वही है, लिमिटेशंस क्या होती हैं आपकी, तो एक ही फैमिली के लोग अगर बिजनेस को कैरिड आउट कर रहे हैं तो लिमिटेशंस आप खुद अपने स्तर पर सोच सकते हैं कि लिमिटेशन क्या हो सकती है। इसमें भी जो लाइबिलिटी होती है, आई एम सॉरी, इसमें भी जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है इसमें भी लोगों के पास रिसोर्सेस कम अवेलेबल होते हैं, लोगों के पास स्किल एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि फैमिली बिजनेस के हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जब एक साथ आके काम करते हैं तो किसी के पास बेहतर आइडिया होता है, किसी के पास बेहतर मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, कोई बेहतर पब्लिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही फैमिली के व्यक्ति वो एक साथ ही रह रहे हैं तो उनका जो स्किल है, जिनकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है, उनके जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो अच्छा उतना नहीं माना जा सकता, ठीक। तो ये सब डिसएडवांटेजेस आप खुद के स्तर पर भी सोच के लिख सकते हैं। कुछ हम देखते हैं कि ड्यू टू द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो है वो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है और आप जितना प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। जो फंड होता है वो कहाँ से आता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आता है। जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा रिस्क कर्ता की, वो हमेशा रिस्क में होती है, क्योंकि कर्ता के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कभी कभी घर का जो मालिक होता है या जो बिजनेस का मालिक होता है वो घर का आदमी है, तो जितने फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो एल्डर मोस्ट है तो लोग वाकई हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है कि लोग बहुत डरते हैं, ठीक है, या उनकी इज्जत करते हैं, तो ज्यादा उनसे कुछ बहस या नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डोमिनेंस होती है, एक डोमिनेंसी होती है कर्ता की, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कोई एक बेटर प्रपोजल अगर कोई छोटा फैमिली मेंबर देना चाहे तो बड़ा समटाइम्स जो करता होता है वो उसको बहुत इगोइस्टिक हो जाता है कि छोटा होकर के कैसे बोला इसने। तो ये है डोमिनेंसी ऑफ करता इफेक्ट द बिजनेस एफिशिएंसी, ठीक है, बिजनेस एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओपिनियन अमंग द मेंबर एंड द कर्ता, ठीक है। कभी कभी कर्ता क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, जो नए लोग हैं वो कम जानते हैं, तो ये एक डोमिनेंसी अक्सर देखने को मिलती है घरों में, आमतौर पे भी मिलती है, तो वो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं वो रहता है। एंड नेक्स्ट इज कर्ता में नॉट हैव नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द बिजनेस। जो करता है बेटा, बिजनेस सिनेरियो जो है वो हर दिन चेंज हो रही है, ठीक। लेकिन जो एल्डर मोस्ट होते हैं दे कॉप अप विद द चेंजेस बट नॉट दैट रैपिडली एज द न्यू मेंबर, as the young generation can cope up with. But yes, there is a difference or clash of opinion between the elder and the eldest, the younger and the elder. So it may affect the business at somehow. Limitations क्या हो गई कि limited financial resources है, personal property of कर्ता is always at risk, dominancy of कर्ता affect the business as their opinion clash, and Karta may not have the knowledge and expertise of all the functions performed in the business. As Karta is the decision maker of the business, may not possess all the, due to the lack of per knowledge and expertise in that field, business में lack. Okay. तो ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बात करते हुए तो पार्टनरशिप क्या होती है, क्या होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने पहले नाम सुना होगा, पार्टनर
बहुत बार हम बात करते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों क्या, आप लोग हमेशा बात करते होंगे अपने दोस्तों के साथ कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, चल मैं और तू बिजनेस करेंगे, ठीक है, कुछ अपना खोल लेंगे, कुछ अपना करेंगे, ऐसा। तो जो आप बात कर रहे हो कि हम मैं और तू कुछ खोल लेंगे, जैसे कि ए कहता है कि चल हम बड़े होकर के क्या करेंगे, एक अपना करेंगे, किससे कहता है, बी से कहता है, इससे कहता है, तो ये बोलता है हाँ भाई ठीक है करेंगे, ये भी दोनों राजी हो जाते हैं। तीसरा आता है कि अरे मेरे को क्यों छोड़ा, तीसरा भी आया ऐसा, तो क्या बोला कि मुझे भी रख लो, मुझे भी रख लो, तो बोला कि चल तू भी आ जाना साथ में। तो ये तीनों जब एग्री हो गए तो बोले कि ठीक है भाई बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना कुछ खोलेंगे, ठीक। तो आप लोग जो ये आपस में बातें कर रहे हो ये क्या है एक्चुअली में, तो ये क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करें म्यूचुअल कंसेंट के साथ, म्यूचुअल कंसेंट मतलब सहमति से, आपसी सहमति से कि हम एक बिजनेस करेंगे, ठीक, तो वो क्या होती है बेटा पार्टनरशिप होती है। क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होते हैं। पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है अगेन, पार्टनरशिप को बेटा, लेकिन एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके तहत अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर किया है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे नियम लागू होंगे आपके बिजनेस के ऊपर। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं किया है तो आपने अपना कुछ पहले से सोचा होगा, पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के रखे होंगे, उस बेसिस पे आप अपने बिजनेस को कैरिड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप आइए देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन विद the people who agree to share the profit of the business that is carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। तो पार्टनरशिप लोगों के बीच का ऐसा रिश्ता जहां पे सब तैयार हैं, ठीक है, एग्री मतलब राजी होना, रजामंद होना, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं या म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं, म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं, ठीक। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब एक पार्टनर सभी पार्टनरों के लिए काम कर रहा है, तो सारे पार्टनर काम कर रहे हैं एक बिजनेस में। ऑफ कोर्स अगर दो पार्टनर्स हैं, दो, एक मान लो कि ये ए है ये बी है, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट किया, ठीक। तो ए का कभी तबियत खराब हो गया तो ए के बिहाफ पे बी काम कर रहा है, ठीक है, ये आज ए ऑफिस अगर नहीं आया है तो बी उसकी जगह पे काम कर रहा है, कभी बी नहीं आया तो ए काम कर रहा है, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ अच्छे से समझेंगे। देखो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब क्या है कि ए और बी मिल करके बेटा अपना पार्टनरशिप चला रहे हैं, रोजमर्रा का काम कर रहे हैं अच्छे से, उनका कोई झगड़ा नहीं है, आराम से काम कर रहे हैं, दैट इज कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ए का तबियत खराब हो गया, ए बीमार हो गया, और बी है, बी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई एक आया, यहाँ पे इन्होंने मान लो कि कुछ सामान मंगाया था, ठीक, और ए ने ये माल ऑर्डर किया था, जो सामान आया है वो ए के नाम पे ही आया है इस बिजनेस में, ठीक, मान लो कि ए के बिजनेस में ए के नाम से आया है, तो ये अगर बिजनेस में अगर उस टाइम पे कौन है, बी, तो ये क्या कहेगा इसको, ये जो सामान लाया है वो क्या ये बोल सकता है कि बी बी हम तुमको सामान नहीं देंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ए भी पार्टनर है बी भी पार्टनर है, तो बी जो है वो ए की जगह पे इस सामान को क्या कर सकता है, ले सकता है, ए की जगह पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्यों कर सकता है, ए के स्थान पर कोई भी पेमेंट कर सकता है, ठीक, क्यों, क्योंकि वो दोनों पार्टनर है, म्यूचुअल कंसेंट है कि हम दोनों मिलके काम करेंगे, जब दोनों में से कोई भी एक अगर बीमार हो गया चाहे आउट ऑफ टाउन है तो एक दूसरा एक के बदले, मेरे बदले तू कर लेना, ठीक है, वो चीज तो वही यहाँ पे बताता है कि म्यूचुअल रिलेशन स्टेब्लिश होता है दोनों में, ठीक, समझ में आ गया। देन आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप आपको एक 12th क्लास में पूरा चैप्टर है और वो बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक, तो आप इसको अभी से अच्छे से पढ़ेंगे, पार्टनरशिप से सवाल पूछ लिए जाते हैं आपके। तो पार्टनरशिप क्या हो गया, पार्टनरशिप इज द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक, इसी डेफिनेशन से आपके जितने भी फीचर्स हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है वो निकल आएंगे।
तो फीचर क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। जितने भी इसमें प्रोविजन होते हैं वो किसमें मेंशन है बेटा? पार्टनरशिप एक्ट में 1932। तो जितने भी अगर पार्टनरशिप के बीच में डिस्प्यूट हो गया या क्या कैसे कैसे बिजनेस को कैरी आउट करना है, वो सारा चीज कहाँ मेंशन है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। उसके बाद जो तो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है इसमें बेटा। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। उसके बाद आता है जितने भी पार्टनर्स हैं दे शेयर द रिस्क दैट ऑकर इन द बिजनेस। मतलब प्रॉफिट एंड रिस्क दोनों क्या होंगे? शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाया है या कोई भी आपस में ऐसा सहमति नहीं हुआ है कि किस रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे, किस रेशियो में लॉस बांटेंगे, तो क्या करेंगे? इक्वली रिस्क और प्रॉफिट दोनों शेयर करेंगे। जितने भी डिसीजन होते हैं पार्टनर के कंसेंट से लिए जाते हैं। अगर एक पार्टनर भी अग्री नहीं करता है तो वो डिसीजन मान्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी पार्टनर है। ए और बी मानते हैं कि हाँ चलो ये आज आइसक्रीम खाने चलते हैं, लेकिन सी अगर मना कर देता है, ठीक है, तो आप आइसक्रीम खाने उस दिन क्या करोगे? नहीं जाओगे। ये तो कह रहे खाने का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन मान लो कि ए, बी और सी पहले से पार्टनर हैं और एक जो डी है वो बोलता है सुनो ना मुझे भी अपने साथ ले लो ना। ठीक, तो बी बोलता है कि ठीक है आ जाओ, सी बोलता है आ जाओ, लेकिन ए बोलता है हमने मेहनत करा है, हम कमाएंगे प्रॉफिट, तुमको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, सकता है बेटा। ठीक है, तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज मैंडेटरी। देन आता है द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप डीड। एक होती है बेटा, दोनों के आपस में जो सहमत होकर के हर चीज डिसाइड करते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। वो ये पार्टनरशिप डीड ये बताती है कि आपका बिजनेस कैसा होगा, क्या नाम होगा, कितने पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन दिया जाएगा। ये सारी चीजें कहाँ मेंशन होती हैं कि अगर कभी आगे जाके कुछ विवाद हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो एक पेपर होता है जो ये बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो उस पर पार्टनर को एग्री करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर के कंसेंट से ही वो डीड तैयार किया जाता है। ठीक, साइंड बाय ऑल द पार्टनर एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म। जब पार्टनरशिप बनाते हैं कि ए और बी मान लो कि एग्री हो गया कि चलो हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो पहले बैठेंगे दोनों और बनाएंगे कि ए तुम मुझे इतना सैलरी देंगे, बी तुम्हें इतना कमीशन देंगे, प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे या 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, लॉस कितना बांटेंगे, ये सारी चीजें एक लिख ली जाती हैं क्योंकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। ठीक है, ये याद रखेंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं एज पर द कंपनीज रूल 2014। मैक्सिमम कुड बी 100 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा? तो एज पर द कंपनीज एक्ट पूछे आपसे, तो अब आप क्या लगाएंगे? 50, क्योंकि ये अमेंडमेंट आया है रूल 2014 में। कितने मेंबर्स होने चाहिए? 50, लेकिन 2013 के कंपनीज एक्ट में कितना था बेटा? 100। कितना था? 100। ईच पार्टनर इज अ ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म एंड टू द अदर पार्टनर। सारे पार्टनर ओनर तो है ही फर्म के। आप ओनर तो समझ रहे हैं कि सभी पार्टनर क्या है? मालिक हैं, लेकिन एजेंट ऑफ द फर्म मतलब क्या है? एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। एजेंट ऑफ द फर्म मतलब फर्म के बिहाफ पे काम करेंगे। ठीक है, और एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर के बिहाफ पे भी काम करेंगे। अगर ए उस समय ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में उपलब्ध नहीं है, तो बी क्या करेगा? बी उसके ए के जगह पे साइन भी कर सकता है, बी ए के जगह पे डिसीजन भी ले सकता है। और अगर उस डिसीजन से कोई भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं ए ये नहीं बोल सकता बी को कि तुमने डिसीजन लिया है और तुमने किया है तो तुम भुगतो, नहीं। अगर ए के बिहाफ पे बी ने कोई डिसीजन लिया और डिसीजन सही है या गलत, उस ये मायने नहीं रखता, उसका भुगतान दोनों करेंगे। तो एजेंट ऑफ अदर पार्टनर का मतलब ये होता है। ठीक है, कि किसी के कार्य के लिए अगला व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि वो जिम्मेदार है। ठीक, एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा? तो आप अब खुद 2 मिनट आप बैठ के सोचेंगे कि अरे पार्टनरशिप जब 2 लोग आ रहे हैं, तो जब 2 लोग आएंगे तो उसके मेरिट्स क्या होंगे और डिमेरिट्स क्या होंगे।
तो अभी हमने ऊपर इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए, उसी से आप निकाल सकते हैं। जब एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, क्या होते हैं बेटा? 11 होते हैं। एक और एक मिलके 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। मतलब 11 का कहावत का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक व्यक्ति आया और दूसरा व्यक्ति भी आया, तो एक और एक मिलके क्या हो गए? 11। 11 कैसे हो गए? एक व्यक्ति के पास कुछ कैपिटल होगा, एक व्यक्ति के पास अलग कुछ कैपिटल होगा, तो आपके पास क्या हो गया? कैपिटल ज्यादा हो गया। एक व्यक्ति भी कुछ पढ़ा लिखा, चाहे जिसके उसका मान लो कि एक का सोशल सर्कल या एक का रीच आउट बहुत अच्छा है, एक का जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, तो जब आइडिया और फाइनेंस एक साथ अच्छे से मिल जाएंगे, एक अच्छा आइडिया और एक अच्छा फाइनेंस, तो क्या होगा? आपको सक्सेस ही देगा। उसके बाद दो लोग मिलेंगे तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो और क्या होगी? आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में क्या होगा बेटा? बट जाएगा। ठीक, कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी, बिजनेस को आप और बड़े स्तर पे कर सकते हो। ठीक है, जब एक व्यक्ति करता है तो छोटे स्तर तक ही मैनेज कर पाता है, लेकिन जब दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग करते हैं तो थोड़ा बड़े उनका जो रीच होता है वो बड़े जगहों तक बन सकता है। ठीक है, तो ये होता है। तो आइए देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एज अ रजिस्ट्रेशन इज वॉलेंट्री, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि बेटा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, आप रजिस्टर करो पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एक्ट के तहत, या ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बिजनेस कैन बी फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व ऑन द अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ईज होता है, ईज इंफॉर्मेशन, आप एक वर्ड लिख लेंगे, ईज इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पार्टनरशिप को नहीं गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व ऑन द अप्रूवल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। The next is all the decisions are made by the consent who took the responsibility based on the competence। ठीक है, जो डिसीजन होती है वो किसके बेसिस पे ली जाती है? सारे पार्टनर के कंसेंट पे ली जाती है। ठीक, the next is all the partner contribute fund that enhance the scope of large scale companies। ठीक है, तो जो फंड होता है वो लार्ज होता है, लार्ज फंड होता है। ठीक, जब सभी पार्टनर्स अपना अपना फंड लेके आएंगे तो ऑफ कोर्स यू हैव अ गुड फंड to invest in the business. All the partner bear the risk and responsibility of the business, of course। जो पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, they all are liable for the risk and responsibilities of the business। तो एक पार्टनर पे प्रेशर उतना नहीं आता है, रिस्क जो है बट जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट जाती है। अगला है इजी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बिजनेस इंफॉर्मेशन एज देयर इज नो नीड टू सबमिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जब रजिस्टर ही नहीं करोगे, पब्लिक आपके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगी, पब्लिक आपके बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है, पब्लिक आपको पैसा नहीं दे रही है, तो पब्लिक को आपको अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप जो सीक्रेसी होती है वो मेंटेन। अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये तो एडवांटेजेस हो गए कि क्या हो गया कि वॉलंटरी ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप इजिली फॉर्म कर सकते हैं। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होता है, स्कोप ऑफ लार्ज स्केल कंपनीज ऑपरेशन। उसके बाद आता है कि सभी पार्टनर का कंसेंट बहुत आवश्यक होता है, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड इजी टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो बताने लायक नहीं आप उसको सीक्रेसी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है आपको बताया मैंने कि अनलिमिटेड, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस हो जाए तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बात भी आ जाती है, एक्सटेंडेड टू देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स देयर इज अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक कर दिया गया है? 2 से कहाँ तक बेटा? 50 मेंबर तक कर दिया गया है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में तो आपको लाखों मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप है उसमें 2 से 50 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं एज पर 2014 कंपनीज एक्ट 2014। जो अमेंडमेंट है उसमें कंपनीज एक्ट 2013 ही है, लेकिन जो उसमें एक नया अमेंडमेंट है 2014 का, उसमें 50 मेंबर्स कर दिए गए हैं। ठीक है, ये नहीं, आप ये नहीं बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2014, नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 ये किया गया है कंपनीज एक्ट 2014 के तहत। ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन देयर आर हाई चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स। अब अलग अलग व्यक्ति एक साथ काम करने आ रहे हैं तो कभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांस रहते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर में ब्रिंग टू द बिजनेस एंड, ठीक है। एक पार्टनर की भी मृत्यु हो जाए और ऐसा अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कुछ नहीं किया है कि बिजनेस कैरी डाउन होगा या बंद होगा, तो बेटा एक पार्टनर, अगर 4 पार्टनर भी हैं उसमें से एक पार्टनर की भी डेथ हो जाए तो बिजनेस क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि वो कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी क्या होती है, टूट जाती है। Lack of public confidence and availability of financial report, it is difficult for an outsider to ascertain the true financial position of the business. क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को जीतने में नाकामयाब होती है। पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो पब्लिक ये जानेगी कि आपकी जो बिजनेस है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, आप कितना साल में प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से अपने रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं। तो ये जब इस चीज का लेक होगा, इस चीज की कमी होगी पब्लिक के पास, तो वो आपके बिजनेस के बारे में सही क्यासे नहीं लगा सकती है, ठीक है। तो आप पब्लिक, तो उनका जो विश्वास होगा आपके बिजनेस में नहीं बढ़ता है। तो पार्टनरशिप का यही है कि बहुत लोगों तक उसकी रीच आउट क्या है बेटा, नहीं हो पाती, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या आ गए कि अनलिमिटेड लायबिलिटी आ गई, रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स, सो क्या हो जाता है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हो जाता है, डिफरेंस इन ओपिनियन कॉज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर, रहता है कि पार्टनर डेथ ऑफ द पार्टनर में ब्रिंग एंड टू द बिजनेस, एक पार्टनर की भी डेथ हो गई तो बिजनेस क्या करना पड़ेगा बेटा, बंद करना पड़ेगा। तो लेक ऑफ कंटिन्यूटी हो गई एक आपका डिसएडवांटेज। एंड पब्लिक लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस में क्या होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो आपकी जो क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन जो है या फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो पब्लिक को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरिट डिमेरिट्स हो गए पार्टनरशिप के। अब टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, ये टॉपिक बहुत लंबा है और ये चैप्टर भी काफी लंबा है, तो हम इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो इसके आगे के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।